हो गया जी? चलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों से बात ये हो रही है कि भाई बच्चे कहते हैं सर आप खेलते हैं कि नहीं खेलते। तो मैं बच्चों आपको यही कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपको जो मर्ज़ी हो जाए रोज़ाना घर जाके आधा घंटा 40 मिनट रोज़ाना खेला करें, लाजमी गेम किया करें और फिज़िकल एक्टिविटीज़। ये नहीं कि आप कहें जी मैं मैं रोज़ाना जाके जंग लड़ता हूँ, कौन सी मोबाइल के ऊपर पबजी खेलता हूँ है कि नहीं। सर मैं कल बड़े छक्के मारे थे, एक ओवर मैंने 5 छक्के मारे थे, मैं कहूँ ये लगता है प्लेयर है, वो सर वो मैंने मोबाइल पे छक्के मारे थे। तो आजकल इस तरह के काम अवाम इसमें पड़ गई है, तो मोबाइल की दुनिया से बाहर आएँ। मोबाइल भी चलाएँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी दुनिया से बाहर बहुत प्यारी दुनिया है। आप क्रिकेट खेलें, गेम करें अपने। अच्छा वो मैं एक फ़नी सा देख रहा था, कहता है कि आज ना हमारे घर का इंटरनेट नहीं था चल रहा, लड़का एक उसका फ़नी सा मीम है, कहता है इंटरनेट नहीं था चल रहा तो मैं आज ना मोबाइल नहीं था मेरा चल रहा, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा तो मोबाइल भी नहीं चल रहा। तो कहता आज मैंने घर में चलते चलते कुछ लोगों को देखा, वो बातें कर रहे थे अपने घर में, मुझे महसूस हुआ ये मेरे अम्मी अब्बू लोग हैं और ये मेरे भाई बहन लोग हैं। तो इससे पहले तो मोबाइल में इतना उलझा होता था, कभी देखा ही नहीं कि मेरे घर में भी कोई है। फिर मैंने देखा यार ये लोग बैठ के बातें भी करते हैं, इनके टाइम स्पेंड करते हैं। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर आएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो गेम अगर करनी है अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकली जाके क्रिकेट खेलें, आप छक्के लगाएं, चौके लगाएं, ठीक है। रोना रूना पाओ जरा, रोन भी पाते हैं थोड़ा, ठीक है, आउट होकर रोन ला पो ठीक है। तो बहरहाल आगे भाई हम पढ़ते हैं, आज फिज़िक्स को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ना है आज? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा फिर बता देता हूँ कि जब किसी चार्ज के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वो हाई पोटेंशियल से किधर को मूव करता है? लो पोटेंशियल की तरफ। तो जब वो हाई से लो की तरफ जाता है तो उसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमें दूसरी फॉर्म्स में मिलती है। कैसे भाई? आप उस एनर्जी को यूज़ करके आप बल्ब चला लें, है कि नहीं? उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके आप पंखा चला लें, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके आप किसी को करंट लगा लें, ठीक है। ये बहुत सारे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जीज आती हैं। बहरहाल इसके बाद आगे है जी मेजरिंग या मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पैमाइश, पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश। हाँ ये पढ़ना है, ये मोटी वाली फोर्स भी पढ़ लें। इधर देखें ज़रा, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वाजद इधर EMF क्या है जी? देखें, एक सर्किट हो अगर हमारे पास, यानी कि एक तार हो समझ लें, हम चाहते हैं कि इसमें चार्जेस मूव करें। चार्जेस तो हर वक्त पड़े होते हैं ना, और हम चार्जेस कौन से लेंगे? पॉजिटिव। मैंने बताया था कन्वेंशनल करंट लेंगे हम, ठीक है। हम चाहते हैं चार्जेस मूव करें, तो ये चार्जेस सिर्फ तब मूव करेंगे जब हम इस कंडक्टर के सिरों के ऊपर क्या लगाएंगे? एक बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल? तो बैटरी क्या करेगी? इन चार्जेस को देगी एनर्जी। ये भी प्लस है तो ये आगे भी क्या है? प्लस। प्लस प्लस को क्या करेगा? दफ़ा। तो चार्जेस को क्या मिल रही है? दफ़ा होकर उनको एनर्जी मिल रही है कि चलो भाई आगे चलो, है कि नहीं। तो बैटरी एक बंद सर्किट में, बंद है ना सर्किट, खुला हो तो नहीं, कहीं और किसी तरफ तो नहीं ना जा रहा कुछ भी, ठीक है। तो एक बंद सर्किट में बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्जेस को, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी मुहैया करती है, क्या मुहैया करती है? एनर्जी मुहैया करती है। किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। किसको? यूनिट पॉजिटिव एनर्जी को। किससे आप जाहिर करेंगे? W से। तो एक बंद सर्किट में जो चार्ज को जो एनर्जी देगी बैटरी, वो क्या कहलाएगा? बैटरी का EMF। EMF को किससे जाहिर करेंगे? E से। किससे? समझ आ गई कि नहीं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा एक सवाल आता है कि क्या ये एक फोर्स है? तो बच्चे गलत कर आते हैं कि क्योंकि इसके तारीफ में फोर्स आ रहा है वो कहते हैं ये फोर्स है। नहीं, ये फोर्स नहीं है, बल्कि ये वो एनर्जी है जो किसको मिलती है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो ये एनर्जी है, फोर्स नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद आगे क्या आर्टिकल है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश, पोटेंशियल डिफरेंस की, और साथ में दूसरी चीज़ क्या है, ईएमएफ। इन दोनों की क्या करेंगे हम, पैमाइश करेंगे। तो बड़ा आसान है, जैसे करंट की पैमाइश के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एमीटर गैल्वेनोमीटर। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वोल्ट मीटर। क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, वोल्ट मीटर एक ऐसा आला है जो किसी कंडक्टर के तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पहले बता सकते हैं भाई कि ये किसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। और लिख लेंगे पूरा। अच्छा, उसके बाद दूसरा है जी, 3-4 पॉइंट्स में बता दूंगा, आप अपने अल्फाज में भी उसको लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप रटा लगाएं। वोल्ट मीटर जो है बेटा, इसको सर्किट में कौन से तरीके से जोड़ा जाता है, पैरेलल तरीके से। कौन से तरीके से, क्योंकि पैरेलल में आपको पीछे पढ़ाया गया था, आगे भी पढ़ाएंगे, सारे भी आपस में क्या होते हैं, ताकि बराबर पोटेंशियल जो जा रहा है वही हम पैमाइश करें, ये ना तकसीम हो के आ कुछ रहा हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज़ में तकसीम हो जाता है। अच्छा, एक अच्छा जो होता है बेटा हमारे पास वोल्ट मीटर, उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस कहते हैं जो करंट को मुखालफत करे जो चीज़। आगे पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में, ठीक है। अब देखें क्यों ज़्यादा होगी, देखें इधर, हम अगर पैमाइश करना चाहते हैं किसकी बेटा, कि इस सिरे के ऊपर जो पोटेंशियल है वो फॉर एग्जांपल 10 और इधर कितना है 0, तो फ़र्क कितना आ गया 10 वोल्ट का, कि हम फ़र्क देखना चाहते हैं कि इधर और इधर कितना फ़र्क है। तो फ़र्क देखने के लिए हम क्या बेटा इस्तेमाल करेंगे, वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, वोल्ट मीटर। अच्छा, जो एक अच्छा वोल्ट मीटर है उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस की ये वाली शक्ल होती है, आगे पढ़ाएंगे भी आपको। रेजिस्टेंस ने क्या करना होता है, करंट को आगे जाने से रोकना होता है। क्या करना होता है, करंट को। अब जो चार्जेस इधर हाई पोटेंशियल पे पड़े हैं वो इधर ही रहेंगे, इधर से आगे मूव, ये आगे से रेजिस्टेंस रोकेगी भाई, इनको आगे जाने से रोकेगी। अब जब वो इधर रुका रहेगा, इधर नहीं जाएगा, तो हम इन दोनों का आराम से फ़र्क निकाल लेंगे। और अगर वो चलता रहेगा तो फ़र्क कैसे निकालेंगे, ऐसे ही है जैसे अगर दर्जी ने आपका नाप लेना, तो आप एक जगह पे खड़े होंगे तो नाप लेगा ना, आप ऐसे ऐसे करते रहे तो वो तो फिर आगे से ऐसे ऐसे कर देगा समझ आ रही है कि नहीं। तो चार्ज अगर मूव करता रहेगा तो फिर तो पोटेंशियल की पैमाइश ही नहीं होगी। तो चार्ज को रोकने के लिए समझ लें कि हमने वोल्ट मीटर में ज़्यादा रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रुका रहे और हम आराम से फ़र्क को निकाल सकें, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए भी वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है, और ईएमएफ की पैमाइश के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है, वोल्ट मीटर ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये कैसे आप लगाएंगे, दूसरा ये भी कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखेंगे। पोलैरिटी से मुराद ये है कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ और इसका माइनस इसके माइनस के साथ जोड़ेंगे। जो सुरख होगी इसकी साइड वो प्लस को शो करेगी, जो इसकी ब्लैक साइड होगी वो माइनस को शो करेगी। समझ आ गई बेटा इस बात की। अच्छा, इसके बाद आगे है, मैं आपको बता दूं कि ईएमएफ और पोटेंशियल में फ़र्क क्या है। मैं ज़रा ये भी आपको डिफरेंस कर दूं। असल में ईएमएफ और पोटेंशियल एक ही जैसी चीज़ें हैं। ईएमएफ अगर आप देखें तो उसका फार्मूला हमारे पास ये आ रहा है, पोटेंशियल का क्या फार्मूला था, वो भी तो यही नहीं था, यही था ना। तो ईएमएफ और पोटेंशियल असल में यही समझ लें कि एक ही चीज़ है, और जो इसका यूनिट था पोटेंशियल का वही इसका है, तो उसका वोल्ट था, इसका भी क्या होगा, जाहिर है पोटेंशियल का आपने क्या पढ़ा था पीछे, वोल्ट पढ़ा था ना, तो इसका भी क्या होगा। तो आपको ये भी पता था कि वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम के, ठीक है। अच्छा इसके बाद बड़ा अहम क्वेश्चन है, इन दोनों में फ़र्क अब बताने लगा। देखिए, अगर एक बैटरी हो ना बेटा, तो बैटरी के प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल का फ़र्क कितना है। जब बाहर कहीं करंट नहीं जा रहा, यानी कि साथ कोई शय नहीं जोड़ी हुई, सिर्फ बैटरी है और तार है और कुछ भी नहीं है,
ठीक है। फिर आप मालूम करना चाहते हैं कि इस सिरे और इसके बीच में फ़र्क कितना है पोटेंशियल का, तो आप क्या जोड़ देंगे इधर, वोल्ट मीटर। क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर के ऊपर ना सुई लगी होती है इस तरह, यहाँ नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे ही जोड़ते हैं सुई किसी एक नंबर पे जाके रुक जाती है, जहाँ रुकेगी उतना पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब तो वैसे डिजिटल आ गए हैं, तो जोड़ते ही हैं ऊपर नंबर आना शुरू हो जाते हैं। अब घर में नहीं लगा हुआ 220 वोल्ट, वो पोटेंशियल के लिए लगा होता है, वो वोल्ट मीटर ही होता है, वो डिजिटल वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब इधर सुने, तो जब बैटरी से बाहर कहीं करंट ना जा रहा हो, बाहर किसी चीज़ को करंट, तो फिर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव में जो पोटेंशियल का फ़र्क है उसे क्या कहते हैं हम, ईएमएफ। क्या कहते हैं, अच्छा। अगर हम क्या करें, बैटरी तो जोड़ी हुई है लेकिन बाहर हमने करंट भेज रहे हैं, कहाँ करंट भेज रहे हैं जी, सऊदीया भेज रहे हैं, शावर जान दो तीन बड़ा शौक। इधर बल्ब है, इधर बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। ठान बड़े खतरनाक होते हैं। बल्ब जो है बेटा, अब देखें, अब करंट जा रहा है किसके पास, बाहर जा रहा है ना करंट, अब बैटरी अकेली तो नहीं है, आगे बल्ब भी लगा हुआ है। अब देखें, अब हम देखेंगे पोटेंशियल असल में एनर्जी है, क्या है। अब ये बल्ब इस बैटरी से कितनी एनर्जी ले रहा है वो हम पैमाइश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसके सिरों के ऊपर लगा देंगे वोल्ट मीटर। यहाँ लगाऊंगा मैं, देखना ज़रा, यहाँ लगाऊंगा कि ये बल्ब कितनी एनर्जी ले रहा है, यहाँ लगा दूंगा वोल्ट मीटर। पैरेलल तरीके से, पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल में प्लस प्लस के साथ होता है, माइनस माइनस के साथ होता है, ठीक है। तो अब ये जो वोल्ट मीटर अब ये बताएगा बल्ब कितना पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहा है। अब बल्ब के सिरों के ऊपर जो पोटेंशियल का फ़र्क है वो उसका बताएगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई एक पीछे से 220 वोल्ट आ रहे हैं, उसके सामने आप एक पंखा लगा दें, उसके सामने एक बल्ब भी लगा दें, एक मोबाइल चार्जिंग लगा दें, तो मोबाइल जो चार्जर है वो कम वोल्ट ले रहा होगा, मोटर 220 वोल्ट ले रही हो गई, बल्ब जो है वो हो सकता है 100 वोल्ट ले रहा हो, तो अब तीनों लैदा ले रहे हैं ना, तो अब वोल्ट मीटर बताएगा कि इनके पास कितना पोटेंशियल जा रहा है, समझ आ रही है। और अगर बीच में कुछ भी ना लगा हो तो फिर वो बैटरी का बताता है, ठीक है। और ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद आगे है ओहम्स लॉ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। हाँ आगे पढ़ाऊँगा आपको, आगे पढ़ाऊँगा, स्टे ट्यून, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज जो है वो कम हो रहा होता है, वो कहते हैं ना डिस्चार्ज हो रही होती है, क्योंकि वो किधर जाता जा रहा है, बल्ब यूज़ करता जा रहा है, ठीक है। सीरीज तरीके से हम उसको जोड़ते हैं। बहरहाल आगे ये पढ़ते हैं सारी बातें, जब आगे 2 आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा उसके एंड पे फिर आपके सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। हमारी यानी कि आपकी, और यही कह रहे हैं ना हमारी ईद आ रही है, हाँ जी हमारी आपकी। चलें आगे है जी ओहम्स लॉ। बस ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ जिसे आप कह रहे हैं ओहम्स लॉ, इस तरह आप कह सकते हैं कि वो वाला हम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए ओहम्स लॉ क्या है, बस वही इधर है वाजद में मुझे शायद तंग कर रही है। अब देखें इधर बेटा, अगर किसी कंडक्टर के सिरों पर कोई बैटरी लगा दें, तो बैटरी लगाने से मुराद ये है कि आपने उस कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल का फ़र्क रख दिया है कि नहीं। तो बैटरी लगाई यानी कि आपने पोटेंशियल दिया है, वोल्ट दिए हैं, वोल्टेज दी। तो जब किसी कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल लगाया जाए तो जाहिर है फिर ये बैटरी उन चार्जेस को क्या देगी, एनर्जी देगी, ईएमएफ जिसे आप कहते हैं, चार्जेस को धक्का लगाएगी, चलो भी आगे चलो। तो जब चार्जेस चलेंगे, हरकत करेंगे, तो उन चार्जेस के हरकत करने से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। क्या मिलता है, चार्जेस जब हरकत करते हैं, चार्जेस के बहाव की शरह पढ़ा नहीं आपने,
जब चार्ज बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो उससे हमें करंट मिलता है। तो इसका मतलब जब हम किसी कंडक्टर के सिरे पर पोटेंशियल लगाएं तो उस कंडक्टर में क्या बहता है, करंट बहता है। अच्छा जी, वो जो पोटेंशियल और करंट हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना करंट ज़्यादा जाएगा, जितना वी ज़्यादा देंगे उतना करंट, जितना कम वी देंगे उतना करंट भी कम होगा। समझ आ रही कि नहीं? तो आप देखें ये किसने ये रिलेशन बताया हमें, इसके बारे में ओहम साइंसदान ने बताया था कि पोटेंशियल लगाएं तो करंट ये इसलिए। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कौन सा है, आर। क्या कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दिया तो ये है हमारे पास ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये आर क्या बला है, आर को बेटा कांस्टेंट भी कहते हैं और इसका आर का दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टेंस। जो पीछे आर था, इसकी वजाहत कर लें, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखें जब तार में चार्जेस आगे को जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तार के अंदर बहुत सारे एटम्स पड़े हुए हैं, एटमों से बनी हुई है ना, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में एटम्स पड़े हैं। वो एटम्स इस चार्ज को आगे जाने से क्या करेंगे, रोकेंगे, है कि नहीं। चार्ज आएगा, टकराएगा उनके साथ, अब टकरा के अपनी एनर्जी ज़ाया करने की कोशिश करेगा, पीछे से बैटरी और एनर्जी दे देगी भी चलते रहो। समझ आ रही कि नहीं? अब जब वो टकराता है एटम्स के साथ तो दो चीज़ें जब टकराएं, फ्रिक्शन होती है, उससे क्या पैदा होती है, हीट, इसीलिए तार क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब देखें हमने देखा हुआ नहीं एटम को, लेकिन हम इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं हर चीज़ को। इसीलिए कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भाई आपने अल्लाह को देखा हुआ है, कि आप अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, तो मैं उनको फिर आगे से गाली निकाल दूँ एक, तो कहे गुस्सा हो जाए। मैंने कहा तुमने गाली को देखा हुआ है ठीक है इसी तरह हमने एटम्स को या चार्जेस को देखा हुआ तो नहीं हमने, लेकिन इनके ऊपर ईमान है हमारा, क्योंकि हम साइंस हमें बता रही है। तो दीन जो हमें बता रहा है उसके ऊपर आपका दिल नहीं टिक रहा, भाई क्यों, तकलीफ है कोई आपको, ठीक है। तो अब बहरहाल क्या है जी, रेजिस्टेंस क्या है, तो जब चार्जेस आगे जाने की कोशिश करेंगे, अब चार्जेस आगे जा रहे हैं, इसका मतलब करंट इधर को जाने की कोशिश कर रहा है, तो आगे से एक चीज़ करंट को रोक रही है, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसी तार में पाई जाने वाली एक ऐसी खासियत है जो करंट की क्या करती है, मुखालफत करती है, मुज़ाहमत करती है, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं? तो अब रेजिस्टेंस को मुखालफत या मुज़ाहमत मैंने बता दी। इसका यूनिट क्या है बेटा, इसका यूनिट होता है ओहम। ओहम के नाम से हमने रख दिया। ओहम को ज़ाहिर किससे करते हैं, इससे, ये अलामत है किसकी, ओहम की, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद कोई आपसे अगर ये कहे रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, V/I, आई इधर ज़रब हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, तकसीम। अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरे पास एक तार है, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम है, तो आप उसे क्या बताएंगे, देखें जी, आप उसे बताएंगे अगर उस कंडक्टर के सिरों पर 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाया जाए, कितना पोटेंशियल लगाया जाए, तो बैटरी 1 वोल्ट लगाई हमने, और उस कंडक्टर में जो करंट है आई वो भी कितना हो, 1 एम्पेयर हो, 1 एम्पेयर करंट गुजरे, तो उसके उस तार में पाई जाने वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओहम होगी। बात समझ गए? अच्छा जी, हाँ। अच्छा, इसके बाद आगे है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक और बात कि ओहम का जो कानून है, इसकी 2 हदूद, बेटा इसकी 2 हदूद, इसकी 2 हदूद हैं, कि 2 हदों के अंदर ये लगता है। वो 2 हदूद क्या, लिमिटेशंस भी कहते हैं इनको। पहला ये है कि जिस कंडक्टर के ऊपर आप ओहम लॉ लगा रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट कहते हैं तबई हालत, किसको कहते हैं, तबई हालत तब्दील ना हो। क्या मतलब, अगर वो पहले तार में से करंट गुजार रहे हैं, पोटेंशियल लगा रहे हैं बैटरी पीछे से, पहले अगर उसका रंग सफ़ेद है, दिखने में जैसा है, गोल है, या ऐसी भी शक्ल है, उसकी शक्ल बाद में भी वैसी ही रहे, लेकिन आप करंट गुजार रहे हैं, ज़्यादा करंट, वो पिघलता जा रहा है, शक्ल तब्दील होती जा रही, रंग बदलता जा रहा है, तो फिर उसकी तभी हालत तो सेम नहीं ना रह रही, तो उसके ऊपर हमला लागू नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये कि तभी हालत क्या रहे, यकसा रहे, यानी कि तब्दील ना हो। दूसरा ये है कि उस चीज़ का जो दर्जा हरारत है या टेम्परेचर है, क्या चीज़ है बेटा, टेम्परेचर, वो भी क्या रहे,
यकसा रहे, यानी कि तब्दील ना हो। जैसे भाई आप तार में करंट गुजार रहे हैं, अगर पहले ठंडा था बाद में भी ठंडी तार रहेगी, जितना टेम्परेचर पहले था बाद में भी उतना, तो फिर उसके ऊपर ओम का लॉ लागू हो जाएगा, वरना लागू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे क्या है, तो ये दो बातें याद रहेंगी, स्टेटमेंट में दोनों लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, आगे एक मिसाल है वो आपने खुद कर लेनी है। हाँ जी, फोन आ रहा है, किसका आ रहा है, वीडियो चल रही है? बेगम का फ़ोन आ रहा है, तो फिर क्या है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हें जलसी हो रही है। चलें। अच्छा, इसके बाद है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। हाँ जी, पता नहीं यार, ओहमिक और नॉन ओहमिक, ओहमिक और नॉन ओहमिक पढ़ लें थोड़ा सा। ये तो पुत्र तो कल आ गया, कल ये सुनना है सारा मैंने तो। अगर ना हो तो हम इसे पढ़ाएंगे फिर कल। हाँ जी, जब भी आप आएंगे, ठीक है, कल आए तो कल सुन लेना मैंने सारा। ठीक है, और ठहर जाओ यार, आगे तेरा करना बाद में ला। आगे है जी इधर, बस बस ओहमिक पेपर में शॉर्ट आया हुआ था, सुन लें। ओहमिक क्या होते हैं, ओहमिक ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं, ऐसी अशिया को कहते हैं जिनके ऊपर ओहम का लागू क्या क्या हो, ओहम का कानून लागू हो। ठीक है, यानी कि उनकी दर्जा तब्दील ना हो, उनकी तबई खसूसियात तब्दील ना हो, उनके वी और आई के बीच में क्या ताल्लुक हो, डायरेक्ट हो, यानी कि वी बढ़ाते जाएं तो आई भी बढ़ता जाए। और ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर ओहम का लॉ लागू ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक कहते हैं। इतना आसान है, अब लागू ना हो पूरा लिखा ना आपने। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिन पर ओहम का कानून लागू ना हो उन्हें नॉन ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, ये ना आप बस लागू ना, ये लाम अलिफ ला है ना, आप कहें आप बस लिखा है लागू हो लागू ना हो, नहीं फिर अगू फिर कर देना, फिर उन्हें कहना फिर लागू। हाँ, और सुन लें ज़रा, देखें, ओहम का कानून जब लगाते हैं ना हम बेटा वी और आई के ऊपर, वी और आई के ऊपर, तो क्या होता है, इनका ग्राफ जो है ओहमिक और नॉन ओहमिक का, ओहम इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इस साइड पे हम लेंगे वी को और इस साइड पे हम किसको लेंगे, आई को। बुक में यही लिया हुआ है, अंदर चेंज कर देखें जी। जैसे जैसे आप वी बढ़ाएंगे आई भी आपका बढ़ेगा, और वी और आई जब लेते हैं हम देखें तो वी और आई जब लें तो उससे हमें क्या मिलती है, इन दोनों की निस्बत से हमें क्या मिलती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो निस्बत कांस्टेंट होती है। अब निस्बत लेने के लिए तीसरी चीज़ बीच में आएगी, ये क्या होगी, रेजिस्टेंस। क्या होगी, ये जो सीधी लाइन मिलेगी हमें, ये क्या देगी, रेजिस्टेंस। तो अगर आप v और i करें, v को i पे तकसीम करें, तो इन दोनों की जो निस्बत है वो एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस आएगी, और वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, वो तब्दील। तो आप कह सकते हैं कि एक तो आप ये कहेंगे इनका ग्राफ लीनियर होता है, इनकी रेजिस्टेंस की लाइन सीधी होती है, कांस्टेंट होती है। साथ आप लिख सकते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि तब्दील नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ हद तक तो शुरू में तो ये ओहमिक रहते हैं, जैसे करंट थोड़ा बढ़ता है ना इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर यहाँ तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, यहाँ दूसरा काम होता है। अब देखें, अब सीधी लाइन तो नहीं ना रही, अब रेजिस्टेंस की लाइन किधर को चली गई, ऊपर को, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, अब बढ़ना, इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट
तो इनके वी और आई के दरमियान जो निस्बत है वो कांस्टेंट, इनके रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस जैसे जैसे वी बढ़ाएं क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, कि यानी कि कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद मैं ज़्यादा इसमें कोई प्यारा प्यारा नहीं लिखता मैं, क्योंकि एक तो टाइम इतना होता है, कोशिश है कि ज़्यादा पढ़ा लूँ। समझ आ रही ना आपको बातों की? आपके सामने जुमले भी बोले जाते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, चौथा इनकी मिसाल दे लें आप। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, धातें हैं, मेटल्स किसका किरदार अदा करते हैं ज़्यादातर? ओहमिंग। किसका करती हैं? ओहमिंग। और इसमें कौन सी हैं? इसमें मिसालें ये हैं बेटा, इसमें मिसाल है हमारे पास फिलामेंट। क्या मिसाल है? और दूसरी क्या मिसाल है? थर्मिस्टर। क्या मिसाल है? फिलामेंट, ये ए लिख रहा हूँ। फिलामेंट का ग्राफ इस तरह का बनता है कि उसकी रेजिस्टेंस वी बढ़ाने से, जैसे जैसे वी बढ़ेंगे करंट बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर ऐसी चीज़ होती है, ये बी में लिख रहा हूँ साथ, ये बी है। थर्मिस्टर ऐसी चीज़ होती है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। क्या होती है? वजह मैं बता देता हूँ अब ज़रा। ये लहदा से फिलामेंट और ये थर्मिस्टर। देखें जी, सुन लो, बाद में ये बातें फिर पल्ले नहीं पड़ेंगी तुम्हारे। ठीक है, समझ लोगे तो फिर बहुत आसान होगा। फिलामेंट में इस तरह होता है बेटा कि अगर ये फिलामेंट है हमारे पास, उसमें एटम्स पड़े हुए हैं, तो पहले ज़ाहिर एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं ना अपनी जगह पे, ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं। तो अब बीच में से जो पीछे से प्लस आ रहा है वो थोड़ी बहुत जगह मिल के आराम से गुजर सकता है। अभी ये ठंडा था फिलामेंट, यानी कि अभी इसमें हमने ज़्यादा पोटेंशियल नहीं लगाया, थोड़ा सा लगाया। जैसे ही वी बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा? वी बढ़ने से, पोटेंशियल बढ़ने से, अब जो पीछे से करंट आ रहा है वो भी बढ़ेगा। वी बढ़ाएंगे तो आई भी, अब वो क्या करेगा? वो जाके इनके साथ टकराएंगे। अब ज़्यादा ही आना शुरू हो जाएंगे। पहले एक आ रहा था, राम रूम से जा रहा है, अब ज़्यादा आ रहे हैं, अब ज़्यादा टकराएंगे। ठीक है, अब टकराएंगे तो ये एटम्स जो हैं इनकी साथ में वाइब्रेशन भी पहले से क्या हो जाएगी? तेज़ हो जाएगी। पहले आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे, अब क्या हो जाएंगे? तेज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये टकराते जाएंगे तो ये चीज़ टकराने से क्या पैदा होती है? हीट, हरारत पैदा होती है ना। अब केमिस्ट्री में आपको बेसिक से चीज़ बताई जाती है, मैं थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएं उतनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो एटम्स पहले आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट कर रहे थे, यानी कि बीच में जगह मिल रही थी। अब